हाल ही में यूपीएससी मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और लगभग 2700-2800 लोगों को इंटरव्यू की कॉल आई है। इसीलिए आज मैं एक इंटरव्यू गाइडेंस के ऊपर बहुत शॉर्ट, बहुत सक्सिंक्ट और बहुत इफेक्टिव वीडियो बना रहा हूं, जो ना ही तो इस साल के एस्पिरेंट्स के लिए रेलेवेंट होगी, साथ ही साथ आगे जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए भी रेलेवेंट होगी। नमस्कार, आई एम नील एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू योर ओन चैनल। तो सबसे पहला सवाल आपके मन में ये आना चाहिए कि इतने सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अपने फैंसी इक्विपमेंट्स के साथ वीडियो बना रहे हैं, इंटरव्यू की गाइडेंस दे रहे हैं, तो एक मेरे जैसे व्यक्ति जिसको प्रॉब्ली अभी आप जानते भी नहीं हैं कि वीडियो आप क्यों देखें, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बड़ा सिंपल है। फॉर दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो अबाउट मी, आई एम नील एंड आई हैव क्लियर्ड एचसीएस लास्ट ईयर। मैंने लास्ट ईयर 3 इंटरव्यूज को फेस किया है और इस रीसेंट एक्सपीरियंस के चक्कर में मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं। उन 3 इंटरव्यू में मेरी बिल्कुल 3 अलग परफॉर्मेंस रही और उन तीनों परफॉर्मेंस को एनालाइज करके I realized कि there is a certain process which when followed gets you the best chance of getting a high score। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के किसी भी फेज की तरह इंटरव्यू का फेज भी वॉलेटाइल है, मे भी अनसर्टेनिटी है एक सर्टन लेवल के बाद, लेकिन उस सर्टन लेवल तक लाने के लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो यूपीएससी के इंटरव्यू में मेरे 182 मार्क्स थे आउट ऑफ 275 विच वाज अ ग्रेट स्कोर। HCS के इंटरव्यू के अंदर मेरे 40 मार्क्स थे आउट ऑफ 75 विच वाज एन एवरेज स्कोर, और फॉरेस्ट के इंटरव्यू में मेरे 168 मार्क्स थे आउट ऑफ 300 विच वाज बिलो एवरेज स्कोर। तो एक ही साल में 3 अलग इंटरव्यू स्कोर 3 अलग रेंज के लेने के बाद आई रियलाइज कि कुछ सर्टन चीजें चलती है, कुछ सर्टन चीजें नहीं चलती, और इसीलिए ऐसी एक वीडियो को बनाना मैंने जरूरी समझा। सो दैट वाज अबाउट मी। इफ यू थिंक विद माय credentials, with my credibility, I can help you, I would encourage you to watch the video till the end and I know it will help you tremendously। तो सबसे पहले एक चीज को मैं साफ कर दूं कि इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी मिथ, बहुत सारी मिथ्या, बहुत सारे झूठ मार्केट में चलते हैं। इंटरव्यू का एग्जाम आपके साथ बूझो तो जाने की पहेली खेलने के लिए नहीं होता है। कोई भी वाहियात पहेली जो ये मार्केट में चलती रहती है कि 4 लोग गए, 5वां व्यक्ति कहां से आ गया, फलाना ढिमकाना, ऐसे सवाल पूछने का उनको कोई शौक नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ दंत कथाएं गूंथने की बात है, जिससे एक एग्जाम की इमेज क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बड़ा सिंपल सा, साफ सा, नॉर्मल इंटरव्यू होता है। वहां 5 लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से जो चेयरमैन होगा बोर्ड का वो यूपीएससी का मेंबर होगा, और जो बाकी के 4 लोग होंगे वो बाहर से बुलाए जाएंगे, और लास्ट में आपको एक अंक दिया जाएगा। 25 से 35 मिनट का इंटरव्यू होगा और सिंपल सी बातचीत होगी। ये बड़ा सिंपल विचार है। जो सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में ये डर होता है कि यूपीएससी का इंटरव्यू कैसा होगा, वो डर नहीं होना चाहिए। वो डर बनता इन झूठ की वजह से, और सबसे पहले उस झूठ को बाहर फेंक देने की जरूरत है, जो मुझे लगता है कि अब इस बात के बाद फेंक दिया गया है। दूसरी बात, ये एक डिस्कशन है, ये एक कॉन्वर्सेशन है, ये एक इंटेरोगेशन नहीं है। कई लोग मॉक इंटरव्यूज से भी ऐसी झूठी भ्रांति बना लेते हैं कि ये एक इंटेरोगेशन है। इंटेरोगेशन क्रिमिनल्स के साथ की जाती है। जब आप मेंस क्लियर करके इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, दे विल रिस्पेक्ट यू, दे रिस्पेक्ट यू इन फैक्ट, एंड इट इज अ कॉन्वर्सेशन टू नो यू बेटर। वहां आपके ऊपर कोई इल्जाम, आरोप प्रत्यारोप की कहानी नहीं चल रही है कि 6 सवाल पूछे जाए, बातों से बात निकाली जाए और आपसे बदतमीजी की जाए। ये भी मॉक इंटरव्यूज का झूठ है। मैंने भी जब लास्ट ईयर मॉक इंटरव्यूज दिए थे, मेरे साथ भी कुछ इंटेरोगेटिव लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग की कोशिश की गई थी मॉक इंटरव्यूज में। इन चीजों को इग्नोर करो। ये सब सिर्फ सेंसेशनलिज्म करने के लिए की जाती है। बड़ा सिंपल इंटरव्यू है, इज्जत से आपको नवाजेंगे, सिंपल सवाल पूछेंगे, आपको उसको उसी सभ्यता से, सिविलिटी से आंसर करना है। तो सवाल बनने का सबसे पहला जो जरिया है उनके लिए, वो है आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना होगा। उसकी डेट ओपन हो गई है, वो आई थिंक 15 तारीख तक ओपन रहेगा, और इसीलिए आई हैव released an interview guidance program which is absolutely free of cost, where your sincerity is your only cost। और डैफ के ऊपर एक जनरल, बहुत ओवरआर्चिंग ज्ञान देना पॉसिबल नहीं है। कुछ 3-4 मोटे मोटे पॉइंटर्स मैं बताऊंगा, बट उसके बियॉन्ड, डिपेंडिंग ऑन योर बैकग्राउंड, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर एज अ पर्सन, हमको इंडिविजुअल लेवल पे डैफ डिजाइन करना पड़ेगा,
और उसके लिए आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा कि हाउ कैन यू हेल्प योर सेल्स बाय अरेंजिंग डैफ की डिस्कशन कॉल। बट अभी पहली बात समझने की है कि डाफ एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हम भरते हैं जिसकी डिटेल्स, और यूपीएससी के पास, उस पैनल मेंबर्स के पास वो डैफ हमारा होता है, और उसके बेसिस पे आपके साथ लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग स्टार्ट की जा सकती है। इसलिए डाफ को भरना, ठीक से भरना थोड़ा जरूरी हो जाता है। और डाफ अगर ठीक से भरा जाए और अगर डाफ इंटरेस्टिंग भी हो तो मोस्टली क्वेश्चंस वो डैफ से ही पूछ लेते हैं। और अगर वो लोग डैफ से ही क्वेश्चंस पूछेंगे तो रैंडम क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी कॉन्सिक्वेंटली थोड़ी सी स्लाइटली गोज डाउन, नंबर वन। नंबर टू, एट द सेम टाइम डैफ में कुछ 3-4 और सेक्शंस होते हैं जिसमें वो पूछते हैं पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा करिकुलर क्या खेले, आज तक जिंदगी में क्या अकम्प्लिश किया। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट ऑल्सो कैन इंडिकेट कॉम्पिटेंस। तो ये उसका एक और दोहरा फायदा हो जाता है। तो इंटरव्यू के ऊपर अब जो भी मैं बड़ी बिल्कुल सक्सेंट बात करूंगा वो मैं अपने मन से नहीं करूंगा। मैं पेज नंबर 27 गैजेट नोटिफिकेशन के ऊपर कुछ चीजें इंटरव्यू के बारे में लिखी हुई है उनको मैं मेंशन करूंगा, और उनका मैं सामान्य संभली हुई भाषा में मतलब बताने की कोशिश करूंगा। इंटरव्यू के लिए तैयारी ठीक से करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन माय ओपिनियन, क्योंकि अनलाइक मेंस जहां 50, 70, 80 नंबर का गैप क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इंटरव्यू में 25 मिनट की कॉन्वर्सेशन के बाद इजीली यू कैन गेट अ हेड स्टार्ट ऑफ 50-60 मार्क्स। अगर आपके 200-210 आ गए तो जिस व्यक्ति को 160-150 दिए जा रहे हैं, 25 मिनट के अंदर 50 नंबर का जंप है, और सिर्फ ये काम इजीली अकम्प्लिश किया जा सकता है बेसिक्स को फॉलो करके। तो बेसिक्स में सबसे पहले हमने देख लिया डाफ। डाफ को ठीक से बढ़ना है, और डाफ को कैसे डिटेल में इंडिविजुअल लेवल पे भरना है उसके लिए वी विल हैव अ 1-to-1 सेशन बेस्ड ऑन आवर म्यूचुअल अवेलेबिलिटी। दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे। डाफ के अंदर एक चीज और समझने की है, हमको बुद्ध का माध्यमिक मार्ग फॉलो करना है। इसका मतलब है कई लोग डैफ को ज़्यादा भरने के लिए झूठ मूठ लिखने लग जाते हैं कि मैं तो रॉकेट भी उड़ाता हूँ, मैं तो पायलट भी था पहले, मैं तो स्टेट लेवल क्रिकेटर भी था, और साथ में मैं स्विमिंग चैंप भी हूँ। तो ऐसा जब आप भरते हो डैफ को तो वो साफ साफ दिखता है कि ये झूठ लिखा जा रहा है, एंड इट लीव्स अ बैड इंप्रेशन। बट एट द सेम टाइम अगर आपने कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला, लीडरशिप नहीं लिखी, तो सबसे पहले बहुत खुश होके उसको खाली छोड़ देना भी सही आंसर नहीं है। डैफ भरना इसलिए एक कला है क्योंकि अगर आप ध्यान से अपने बैकग्राउंड को, अपने पास्ट को सोचे, तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट वहां से निकल जाएगा जो आप इजीली एटलीस्ट 2-2 पॉइंट्स तो हर सेक्शन में भर पाए, ताकि ना ही तो वो खाली लगे लेकिन वो झूठ से भरा हुआ पुलिंदा भी ना बने। इसलिए ना ही तो आपको झूठ बोलना है लेकिन आपको लेजी भी नहीं दिखना कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसे हाथ खड़े करके उसको खाली आगे छोड़ दिया जाए। तो उसके ऊपर डिटेल में वी विल टॉक सेपरेटली, बट मोटी मोटी उसकी कहानी यही बनती है कि खाली मत छोड़ो लेकिन झूठ मूठ से ज्यादा मत भरो, अपने आप से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, और उस इंट्रोस्पेक्शन में सर्टनली आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। दूसरी बात होती है तैयारी की, करंट अफेयर्स को पढ़ना है मोटा मोटा। अब करंट अफेयर्स में भी फिर से क्या ये झूठ बिकने लग जाता है कि बहुत डिटेल में लोग पढ़ने लग जाते हैं, और लोग बताते हैं कि बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब साफ संभली हुई बात है, जो एग्जामिनर है, जो इंटरव्यूअर है रादर इन दिस केस, वो 90% टाइम्स आपके लिए सवाल घर से नहीं बना के लेके आ रही है। सवाल सवालों में से ही निकल रहे हैं, सवाल उस डायफर से निकल रहे हैं, या सवाल मोटा मोटी निकलते हैं पिछले 1-2 हफ्ते का जो न्यूज़पेपर उन इंटरव्यूअर्स को याद है उससे सवाल निकलते हैं। तो पूरे 2 साल का करंट अफेयर्स रट के घोटने की भी नीड नहीं है। मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, ओवर आर्चिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यू शुड हैव क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड अराउंड you, and given that you have cleared means, I know you have that caliber and you have that curiosity already, तो उसके लिए भी कुछ नई चीज नहीं पढ़नी। पेज नंबर 27 रादर के ऊपर गैजेट नोटिफिकेशन में कुछ चीजें लिखी हुई है कि ये ट्रेट्स हम चेक करें। तो वो ट्रेट्स क्या है उनके ऊपर जल्दी से मैं 5 मिनट में डिस्कशन कर लेता हूं, और उनका सामान्य भाषा में मतलब ही बता देता हूं। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि वी आर जजिंग सर्टेन क्वालिटीज। क्या क्वालिटी जज करें? मेंटल अलर्टनेस। मेंटल अलर्टनेस का मतलब है कि कई बारी वो टॉपिक, एक टॉपिक पे डिस्कशन से दूसरे टॉपिक पे ले जाएंगे, तो क्या आप कंफ्यूज होके बैठे रहते हैं, कंफ्यूज होके कि यार ये तो स्विच कैसे हो गया, या आप उस स्विच को, उस गियर को स्विच करने में, उस टॉपिक को स्विच करने में कंफर्ट महसूस करते हैं। दैट इज एसेंशियली अबाउट मेंटल अलर्टनेस। फिर ये कहते हैं कि क्रिटिकल पावर्स ऑफ असिमुलेशन होनी चाहिए। क्रिटिकल पावर ऑफ असिमुलेशन का मतलब है कि कई बारी वो बड़ा लंबा चौड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसकी शुरुआत कहीं से होती है बट अंत आते आते 70-80 सेकंड्स हो जाते हैं।
और उस टाइम अगर आप समझने की शक्ति रखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की शक्ति आपकी तेज है, तो आप लास्ट तक आते आते उसके सवाल का शुरू का हिस्सा नहीं भूलेंगे। सिंपल सी भाषा है, उसको कॉम्प्रिहेंशन में लिख सकते थे, बट जो ये भाषा है थोड़ी कॉन्वोल्यूटेड है, इसलिए इसको समझाना थोड़ा सा जरूरी है। तो क्रिटिकल पावर ऑफ असिमुलेशन का साफ साफ सा मोटा मोटा मतलब ये कि कॉम्प्लिकेटेड लंबा चौड़ा जो सवाल पूछा जाएगा उसकी मोटी मोटी एसेंस समझ के आप एक रेलेवेंट आंसर बता पाते हैं बिना 4 बारी उनसे सवाल रिपीट करवाए। बुराई नहीं है कोई रिपीट करवाने में, बट अगर बिना रिपीट करवाए आप थीम समझ के आंसर करेंगे, नथिंग लाइक दैट लीव्स अ गुड इंप्रेशन। इट शोज यू हैव क्रिटिकल पावर्स ऑफ असिमुलेशन। फिर बात आती है क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन। इसका मतलब यह है कि क्या आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हो, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन। सवाल आपसे पूछ लिया कि दिल्ली में पोल्यूशन की क्यों दिक्कत है, तो आप रैंडमली 20-30 पॉइंट गिनवा रहे हो, या आप 3 मेजर पॉइंट गिनवा रहे हो इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, दैट इज कॉल्ड हैविंग क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन। मतलब स्ट्रक्चर तरीके से ठीक प्रायोरिटाइजेशन से पॉइंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। फिर बात आ जाती है बैलेंस ऑफ जजमेंट की। मतलब आप बात के दोनों पहलुओं को देख के आंसर कर रहे हो, जो मन में आ गया जो प्रेजुडिस है उस पे चिल्लाना शुरू कर दिया सुनते ही। तो बैलेंस ऑफ जजमेंट मींस बोथ साइड्स ऑफ द आर्गुमेंट्स शुड बी प्रेजेंटेड इन अ हॉलिस्टिक मैनर। अगली बात आ जाती है वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट की। तो इसका मतलब ये कि ये व्यक्ति सिर्फ किताबें चाट के किताबी कीड़ा तो नहीं आ गया है, या इस व्यक्ति को किताबों के बाहर का भी ज्ञान है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ पढ़ के आ गए हैं। तो ये भी इट ऑल्सो हेल्प्स इफ यू इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, इफ यू इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स, इफ यू इंटरेस्ट इन ग्लोबल अफेयर्स, इफ यू हैव हैड हॉबीज इन योर पास्ट। ये सिर्फ ये दिखाता है कि आप यूनी डायमेंशनल नहीं हैं, आप चीज़ों को इंटरलिंक कर सकते हैं कि नहीं। फॉर इंस्टेंस मेरे इंटरव्यू में कुछ फुटबॉल के ऊपर सवाल पूछा था और फुटबॉल से जियो पॉलिटिक्स का कोई कोरिलेशन आ गया था। तो क्या आप दो डीलिंक्ड चीज़ों को लिंक कर सकते हो, या आपका मन सिर्फ एक पढ़ाई के अंदर है और सिर्फ उससे बाहर आपने अपने आप को कट ऑफ कर रखा है। बिकॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू बी सोशली अडेप्ट। तो वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट का साफ साफ से ये मतलब हो गया। फिर बात आती है एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप। बिकॉज आप अकेले काम नहीं करेंगे, आपको टीम के साथ काम करना है। तो टीम वर्क देखने के लिए आप कैसे लोगों को साथ लेके चलते हैं, आप कैसे सबकी बात सुनते हैं, से हमारा तात्पर्य है एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप। अगली बात आती है इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल इंटेग्रिटी। इसका मतलब यह है कि क्या आप अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करते हैं। अगर आप एक टाइम पे कहते हैं कि मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूं और फिर बताते हैं कि यार दिवाली पे पटाखे जला के तो बहुत मजा आ जाता है, तो यू लैक इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, क्योंकि आपने अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। और साथ ही साथ क्या आपके पास नॉलेज को और जानने के लिए, क्या अपनी कमियों को ठीक करने की इच्छा है भी कि नहीं, क्या आपको पता है कि आपकी नॉलेज के अंदर कहाँ कमी है। इन सभी चीज़ों से मिलके इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी बनती है। और मॉरल इंटेग्रिटी हम सारे ही जानते हैं, ऑनेस्टी, एक सलीके तरीके से, एक रवैये से काम करना। तो वो चेकिंग की जा रही है कि करप्शन की टेंडेंसी तो नहीं है, क्या ऑनेस्टी है, क्या रिस्पेक्ट है, ये सारी कहानी इसके अंदर कवर हो जाती है। ये एग्जाम इंटेंडेड नहीं है स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बारे में। तो जो जनरल नॉलेज सवाल में ही जिसके जनरल है, नाम में ही जनरल है, उसके अंदर आप क्यों बहुत डिटेल में घुस रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आती बात। कोचिंग वाले बहुत घुसवाते हैं, लोग भी घुसते हैं बहुत खुश होके, लेकिन इसका फाइनल एग्जामिनेशन के सवालों से बहुत लेना देना नहीं है। वंस इन अ वाइल बहुत हो सकता है आपकी प्रोफाइल मैच करी हो, डाफ मैच करा हो किसी एक सर्टन स्पेसिफिक डिटेल से, तो अलग बात है। बट बाय एंड लार्ज स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। नॉलेज नैरो भी नहीं होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, एंड यू आर गुड टू गो। तो हमने मोटी मोटी सारी बातें कर ली है। डाफ तैयार करना है, डाफ में भी हमको झूठ नहीं बोलना है, ना ही तो लेजी होना है। साथ ही साथ हमको इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज रखनी है, हमको करंट अफेयर्स ठीक से करना है, लेकिन उसकी डिटेल भी इतनी नहीं करनी कि उसके अंदर ही हमारा पूरा पूरा दिन निकल रहा है। एक चीज मैं और साफ करना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है एस्पिरेंट्स को, वो ये कि दिस इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश, और इसके दोहरे नुकसान लोगों को उठाने पड़ते हैं। अगर कई लोग इंटरव्यू को पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अंग्रेजी के साथ इक्वेट कर लेते हैं, तो जिनकी तो लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है उनको लगता है हमारा तो सेट हो गया काम, हमको सब आता है, और वो कंटेंट पे काम नहीं करते, और फाइनली दे गेट अ बैड स्कोर एंड देन दे फील कि हम समझ नहीं पा रहे हैं एग्जाम को। और इसके विपरीत कई बारी सम पीपल हु डू नॉट हैव गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज व्हिच इज ओके, वो क्या करेंगे, वो इसी इनसिक्योरिटी और इसी डर में बैठे रह जाते हैं कि मेरी भाषा तो अच्छी नहीं है, और उस नर्वसनेस के चक्कर में उनकी डिलीवरी खराब हो जाती है। तो सब कंटेंट, सब नॉलेज होते हुए भी उस इनसिक्योरिटी के चक्कर में, परफॉर्मेंस प्रेशर के चक्कर में भी
वो अपना मेटाफोरिकली विकेट उड़वा बैठते हैं। तो कहानी ये कि अंग्रेजी कोई भी लैंग्वेज एक मीडियम है, भाषा करने का एक मीडियम है, एक बात करने का मीडियम है, रादर भाषा है। वो एक बी ऑल एंड ऑल नहीं। ऑफ कोर्स अगर एक शब्दों के साथ आप ठीक खेल सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत मार्जिनल फायदा होता है, लेकिन अगर उस पर फिक्सेट करके बैठ जाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। इसका भी एक छोटा सा हैक बता देता हूं। अगर हैंड राइटिंग खराब होती है तो हैंड राइटिंग रातों रात 2 दिन में ठीक करने का बड़ा आसान तरीका क्या होता है? तरीका है अपना फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दो। जैसे ही फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया, हैंड राइटिंग सडनली, जो बिल्कुल बेकार हैंड राइटिंग होती है वो पढ़ने लायक हो जाती है, इतनी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। भाषा में भी बड़ी सरलता से एक तरीका है अगर आप भाषा में बहुत ज्यादा फ्लुएंट नहीं हो तो उसका सोल्यूशन है थोड़ा सा धीमे धीमे बोलने की कोशिश करो। इफ समवन इज नॉट फ्लुएंट, इफ यू स्टार्ट टॉकिंग बाय taking certain pauses, you don't need to think very quickly, and it will give the illusion of fluency. Of course परफेक्ट नहीं है तरीका, लेकिन रातों रात फ्लुएंसी इंप्रूव करने का इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। अपनी जैसे ही पेस टेम्पो धीमी कर लोगे, एकदम से फ्लुएंसी में थोड़ा सा फायदा महसूस होगा। तो आई विल रिपीट, ये इंटेरोगेशन नहीं है, डिस्कशन है, घबराना नहीं है, बेसिक से स्टिक करना है। और इफ यू वांट टू कंटिन्यू द इंटरव्यू preparation with me, I would encourage you to go in the description box. You will find the form जिसमें इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का फॉर्म है. You can click on it, enroll on it, and it is completely free of cost. We will discuss, we will get you the best shot. डैफ के ऊपर डिटेल में हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, बात करेंगे लैंग्वेज थोड़ी सी इंप्रूव करने की, बात करेंगे करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए. वी विल हैव एक्टिविटी सेशन साथ में, और इन द एंड द रिजल्ट विल स्पीक for itself. On that note, I wish you all the best. If you like the video, you can leave a like, you can leave a comment अगर कोई डाउट हो, and you can subscribe to the channel, क्योंकि अब मैं बहुत जल्दी इंटरव्यू की भी कुछ बहुत शॉर्ट वीडियो की सीरीज लेके आऊंगा जो आपको certainly in one way or the other is going to help you. अगर कोई और एक्सपेक्टेशन है मुझसे, कोई और सवाल है, you can leave your question in the comment section. I will also leave the link of the Telegram channel जहां जाके you can ask more questions if need be. On that note, you have my best wishes. Take care. Bye.